जय हिंद दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आपसे बहुत मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में। आज हम यहाँ पे बात करेंगे बलबन के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम यहाँ पे नसीरुद्दीन शाह के बारे में डिस्कस किए थे और वहाँ पे रजीद सुल्तान भी उस पर जो कि देख लिए थे। ठीक है, आज हम यहाँ पे बात करेंगे बलबन के बारे में और इससे रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न होंगे वो आपको एकदम आसान तरीके से क्लियर हो जाएंगे। बलबन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में आपके प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये अब मैंने आपको इसका मतलब कि यूपीएससी में से नोट्स भी आते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, पहले समझ लेते हैं बलबन के बारे में। बहुत आसान तरीके से समझेंगे, बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है। ठीक है, तो चूंकि आपको हमें पता है कि सबसे पहले पे हमारा कौन आया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दूसरे पे हमारा इल्तुतमिश है, तीसरे पे हमारा कौन आया भाई, तो यहाँ पे रजीद सुल्तान यानी जो योग्य शासक है उसके बारे में केवल हमको यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो रजीद सुल्तान आ गई, उसके बाद से नसीरुद्दीन शाह, उसके बाद हमारा बलबन। तो यहाँ पे देखिए बलबन है हमारा। ठीक है, तो हमारा अगला जो हमारा आया था बलबन। ठीक है, बलबन। ठीक है, चलिए मैं बलबन के बारे में आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, बलबन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए इसको आसान तरीके से समझते हैं, बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। तो आपको हमें पता है कि बलबन का जो मतलब शासनकाल चलता है कब से कब तक है भाई, तो हमारा 1246 से। चूंकि हमारा आपको पता है कि नसीरुद्दीन शाह का चला था कब तक, तो यहाँ पे 1242 से लेकर के 1246 तक चला था। ठीक है, यानी केवल यहाँ पे 4 साल तक जो कि चला था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1246 से लेकर के अगला हमारा कितने तक चलेगा, तो 1287 तक चलेगा। ठीक है, चूंकि ये बहुत ही बड़ा है, इसको हम आसान तरीके से समझते हैं। चलिए एकदम क्लियर है देखने के लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बलबन। ठीक है, बलबन को मैंने आपको यहाँ बताया था कि नसीरुद्दीन शाह ने इसको उलुग खां की उपाधि को दिया था। भाई क्यों दिया था, क्योंकि इसने जो चालीसा दल था उसमें मतलब कि उसके प्रभाव को जो कि मतलब कम कर दिया, फिर शांत कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए उसने नसीरुद्दीन शाह ने उसको जो कि बलबन को उलुग खां की उपाधि को दिया था। ठीक है, पहले पे हमारा कौन आ जाएगा, उलुग खां की उपाधि। ठीक है, उलुग खां। ठीक है, उलुग खां की उपाधि को इसने दिया था। भाई किसने दिया था, तो नसीरुद्दीन शाह ने इसको दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने चालीसा दल में जो कि उसके प्रभाव को कम कर दिया था। ठीक है, तो इसको उपाधि कौन सी मिली, तो उलुग खां की उपाधि दिया गया। किसके द्वारा भाई, तो नसीरुद्दीन शाह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा उलुग खां की उपाधि जो कि इसको दी गई थी। ओके, और यहाँ पे इसके बाद हमारा उल्लू खान की उपाधि इसको मिला था। और इसमें हम बात कर लेते हैं कि यह कौन से मतलब धर्म का था। ठीक है, सिया का था या फिर सुन्नी वंश का था, इन दोनों में से कौन किसमें का था। तो देखिए, चूंकि आपको पता है कि ईरान में दो मतलब कि सिया सुन्नी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए। चूंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ईरान में बहुत सारे वंश है। ठीक है, लेकिन यह हमारा कौन सा वंश का था, तो हमारे यहाँ पे जो कि सिया वंश का था। चूंकि यहाँ पे बहुत सारे वंश है, जो कि 73 वंशों में जो कि टूटा था। अब भाई सब तो आपको जानना जरूरी है नहीं। ठीक है, जिसमें से हमारे जो सिया और सुन्नी है ज्यादा प्रचलित हो गए, तो इसलिए उसको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कौन सा भाई यहाँ पे वंश है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो हमारे सिया वंश का था, यानी ईरान के सिया वंश का था। ठीक है, सिया वंश। ठीक है, यह किसका था भाई, तो सिया वंश का था। क्लियर इतनी बात, यह किस वंश का था भाई, तो सिया वंश का था। अब बलबन ने एक जो कि मतलब कि सिजदा और पैबोस की पद्धति को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो सिजदा और पैबोस क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं सिजदा। ठीक है, थर्ड पे हमारा आता है सिजदा। सिजदा। ठीक है, सिजदा क्या होता है भाई, देखिए सिजदा में क्या होता है ना, कि मतलब कि कोई भी अगर मतलब व्यक्ति है तो क्या करेगा कि झुक करके इस तरह से प्रणाम करेगा। ठीक है, झुक कर से मतलब नमस्कार करने या फिर प्रणाम करने को यहाँ पे सिजदा की मतलब पद्धति को नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी सिजदा पद्धति उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको पता होगा कि इस्लामियों में ना झुकना जो कि उनके लिए मतलब कि अपराध मतलब कि जैसे कि समझ लीजिए उनका शुभ नहीं माना जाता है। ठीक है, यानी झुकना जो है उनके लिए शुभ नहीं माना जाता है। तो उनके लिए भी बलबन ने एक अलग से जो कि नियम बनाया था, यानी उनके लिए एक अलग पद्धति बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिजदा था ये हमारा मुसलमानों के लिए नहीं था, क्योंकि इस्लाम में ये जो कि मानना जो कि मतलब झुक करके प्रणाम करना जो कि अशुभ माना जाता है। तो इसलिए इसको जो कि उसके लिए यानी इस्लामों के लिए यानी इस्लाम धर्म के लिए उसने अलग से एक पद्धति को अपनाया था, जिसको हम पैबोस पद्धति कहते हैं। ठीक है, पैबोस। ठीक है, पैबोस। ठीक है, पैबोस पद्धति। ठीक है, पैबोस पद्धति को अपनाया गया था। तो पैबोस पद्धति में क्या होता है ना, देखिए इसमें झुका नहीं आता है डायरेक्ट ना, मतलब कि आप एकदम लेट करके इस प्रकार से यहाँ पे पैरों को चूमेंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब डायरेक्ट अब झुकना तो पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट आप इस तरह से लेट जाएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ से, और उसके पैरों को इस प्रकार से चूमेंगे। ठीक है, तो इस पद्धति को किसमें है, तो इस्लामों के लिए जो कि अलग से इसको बनाया गया था। ठीक है, बलबन के द्वारा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये किसके लिए था भाई, तो इस्लामियों के लिए नहीं था। सिजदा में क्या था भाई, तो यहाँ पे झुक करके प्रणाम करना। और इसमें क्या होता है पैबोस में, कि यहाँ पे पूरा
पूरा लेट करके और इस प्रकार से जो कि चुंबन करना है, यानी हाथों पे मतलब पैरों पे, ठीक है, इस प्रकार से चुंबन करना, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया होगा। तो ये सिजदा और पैबोस जो कि दो पद्धतियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह उल्लू खान की उपाधि को लिया था, यह सिया वंश का था और इसने सिजदा और पैबोस की पद्धति को भी स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपको पता होगा कि पारसियों में, आपने पारसियों में भी देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि नवरोज त्योहार होता है, ठीक है। तो पारसियों में नवरोज त्योहार होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। तो इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं। तो अब इसमें बात कर लेते हैं, अगला जो पॉइंट है इसमें, इसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था, ठीक है। रक्त और लौह की नीति, ठीक है। इसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था, यानी जो भी एकदम काट डालो, ठीक है, एकदम रक्त एकदम बहा दो, ठीक है। मतलब जो भी इसके खिलाफ, यानी इस बलबन के खिलाफ, बलबन बहुत खतरनाक था, इसने रक्त और लौह की नीति को स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अगर आपको यहीं पे पूछ दिया जाए कि रक्त और लौह की नीति जो है वो मंगोलों के खिलाफ किसने स्टार्ट किया, तो किसने स्टार्ट किया भाई, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। यानी आपसे केवल पूछेगा कि रक्त और लौह की नीति को किसने स्टार्ट किया था, तो केवल यहाँ पे बलबन आप बोलेंगे। लेकिन आप अगर पूछ देगा क्वेश्चन में कि मंगोलों के खिलाफ रक्त और लौह की नीति को किसने स्टार्ट किया, तो कौन था भाई, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी हो गया, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। आगे से बढ़ते हैं। यह अपने आप को ना, मतलब जो बलबन है ना, वो अपने आप को कहता था कि हम जो कि मतलब कि भगवान के दूत है, ठीक है। यानी दूत जैसे आप नहीं देखे होंगे कि जैसे कि इस्लामियों में हमें पैगंबर होते हैं, ठीक है। तो पैगंबर क्या होते हैं, मतलब डायरेक्ट उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, यानी भगवान से उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है। तो उसको पैगंबर बोलते हैं, यानी वो बोलेंगे इनको, पैगंबर को आई बोलेंगे, मतलब सबको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपने आप को क्या बोलता था, यानी वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, ठीक है। तो प्रतिनिधि में क्या होता था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, ठीक है। चौथा में ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है। ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक। या अपने आप को ना ईश्वर का प्रतिनिधि करता था। जैसे हम अभी मैं आपको बताया कि इसमें इस्लाम में जैसे पैगंबर होता है, वैसे अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, यानी कि इसका डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे भगवान से कांटेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको अपने आप को, मतलब ये राय था, ये बता रहा था कि भाई हमारा ईश्वर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, हम जो भी हम बोलते हैं एकदम हमारी बात को मानते हैं भगवान, और एकदम सब एकदम काम कर देते हैं। तो एकदम मतलब इस प्रकार से मतलब सब बताता था, ठीक है। यानी ईश्वर को, अपने आप को यहाँ पे ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, ठीक है। और इसने राजस्व सिद्धांत को अपनाया था, यानी राजस्व सिद्धांत, पांचवें पे यहाँ पे राजस्व सिद्धांत, ठीक है। इसने राजस्व सिद्धांत को अपनाया था। राजस्व सिद्धांत में मतलब क्या होता है कि यानी जो राजा बोल दिया, ठीक है, यानी जो राजा बोल दिया वो क्या होगा, एकदम सही होगा, ठीक है। राजा अगर जो बोल दिया वो एकदम सही है, और उसमें जो भी आनाकानी करेगा, तो भाई आपको पता ही है कि इसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया है, यानी जो बोलेगा एकदम काट देंगे उसको, ठीक है। राजा यानी जो बलबन बोल दिया उसको एकदम करना ही है, यानी इसने राजस्व सिद्धांत को अपनाया था, यानी राजा जो बोल दिया वही सत्य है, वही सही है, ठीक है। तो इसने इससे राजस्व सिद्धांत को भी अपनाया था। अब इसमें जो भी यहाँ पे बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो बोलेगा इसको ले जाओ, तुरंत इसको खत्म करो, तुरंत एकदम खत्म कर देंगे सब उसको, ठीक है। यानी रक्त और लौह की नीति को पहले से ही स्टार्ट किया है, और इसने राजस्व सिद्धांत को भी स्टार्ट किया था, ठीक है। आगे से बढ़ते हैं। तो ये राजस्व सिद्धांत को अपनाया था, ठीक है। तो अब इसमें आगे हमारा छठवां पॉइंट, ठीक है। छठवां पॉइंट भाई क्या है कि इसने क्या किया ना कि चालीसा दल का जो कि अंत कर दिया, ठीक है। चालीसा जो दल था, ठीक है, चालीसा जो दल था ना उसी को खत्म कर दिया। और चूंकि नसीरुद्दीन शाह के समय चालीसा दल का प्रभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, तो इसने आया थोड़ा कम किया। तो अब भाई सोचा कि अगर चालीसा दल में नहीं रहेगा तो फिर ये सब करेंगे सब क्या, ठीक है। तो इसने क्या किया ना कि चालीसा दल को ही खत्म कर दिया, ना ही चालीसा दल रहेगा और ना ही इनका प्रभाव रहेगा, तो इसने चालीसा दल का ही अंत कर दिया। तो आपसे पूछेगा कि चालीसा दल का गठन किसने किया था, तो यहाँ पे इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन चालीसा दल का अंत किसने किया, तो यहाँ पे बलबन ने किया था, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब इतना आपको यहाँ पे बलबन के बारे में ये जो कि महत्वपूर्ण जो कि पॉइंट था, ये आपको एकदम समझते चलना है, ठीक है। ये जो जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे से हम बढ़ते हैं। आगे इसमें हमारे दो जो कि ये तो हमारा चल रहा था 46 से लेकर के 87 तक, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे यहाँ पे दो, अब चूंकि 3 साल के अलावा बचा हुआ है, चूंकि यहाँ पे 1206 से 1290 तक है, तो हमारे केवल 3 साल बचा हुआ है, यानी 87 है, 88, 89, 90। तो अब बलबन के बाद अगला हमारा जो शासक है वो कौन आया भाई, तो कैकुवाद, ठीक है, कैकुवाद, ठीक, कैकुवाद आया। और हमारा अगला है इसके बाद, यानी ये हमारा आया, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आया कैकुवाद, उसके बाद क्यूमर्स, ठीक है,
क्यूमर्स। तो चूंकि ये उतना मतलब खास शासक नहीं है, इसके बारे में पूछता भी नहीं है, क्योंकि 3 साल, देखिए 3 साल में ही दोनों शासन किए हैं सब, ये अकेले इतना सुखी शासन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब कम समय है। ये हमारा कब से कब तक चला है, तो दोनों का मिला करके ना समझ लीजिए कि हमारा कितना चला है भाई, तो बस केवल और केवल 3 साल, ठीक है। ये 1287 से हमारा 1290 तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1290 तक हमारा गुलाम वंश चलता है, तो केवल इतना यहाँ पे दोनों का चला है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हुआ कि आ गया यहाँ पे खिलजी वंश। खिलजी वंश में जो हमारा पहला जो शासक आया जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन जो खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया कि इन दोनों का क्या कर दिया, अंत कर दिया। जो लास्ट वाला हमारा क्यूमर्स था, इसे क्या कर दिया, अंत कर दिया। अब जब जलालुद्दीन खिलजी ने उसका अंत कर दिया ना, तो फिर जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था, वो उसी को मार दिया। तो क्यूमर्स का अंत कौन करता है, तो यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी कर देता है, और जलालुद्दीन का भतीजा जो कि अलाउद्दीन खिलजी था, वो किसका अंत कर देता है, तो यहाँ जलालुद्दीन खिलजी का अंत कर देता है, यानी उसका भतीजा है उसको मार देता है। तो देख रहे हैं ना, मतलब इसमें मतलब गद्दी के लिए यानी राजगद्दी के लिए इतना ज़्यादा मार होता है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत ही मतलब बुरी चीज़ है, ठीक है। मतलब राजगद्दी बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ होती है, ठीक है। ये सबको मतलब किसी को नहीं देखता है भाई, सब एकदम मार देगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको पता ही है कि यहाँ पे हारेंग वंश में आप देखे ही होंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा कैकुअद और क्यूमर्स से खत्म हो गया। अगला हमारा आ गया कौन भाई, तो इसको कौन मार दिया, तो यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने इसको मार दिया, और जलालुद्दीन खिलजी को भाई किसने मार दिया, तो इसने इसको मार दिया, ठीक है। इसने इसको मार दिया। अब इसको भाई किसने मार दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया इसको, ठीक है, यानी इसने इसको मार दिया और इसने इसको मार दिया। तो अब भाई ये इसका क्या था, जलालुद्दीन खिलजी का ये क्या था, तो ये भतीजा था, ठीक है, भतीजा, ये इसका भतीजा था और ये इसको मार दिया, ठीक है। तो ये हमारा अगला टॉपिक होगा यहाँ पे खिलजी वंश। तो ये आपको समझ में आएगा होगा, गुलाम वंश जो हमारा है 1206 से लेकर 1290 तक चला है, और ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसको एकदम मतलब बढ़िया तरह से पढ़ लीजिएगा। 4 लेक्चर में हमारा जो पूरा यहाँ पे खत्म हो गया गुलाम वंश, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा भाई कौन सा, तो हमारा खिलजी वंश आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा भाई, तो हमारा खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश को हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि माना जाता है कि जो खिलजी वंश है, यह मतलब खिलजी वंश के आने के साथ साथ एक क्रांति हुई, ठीक है। यानी जब ये हमारा गुलाम वंश का अंत हुआ, तो इसके बाद एक क्रांति हुई, जिसके कारण हमारा खिलजी वंश आया। यानी खिलजी वंश के आने के साथ ही एक क्रांति हो गई, ठीक है। तो अब आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे भाई क्यों क्रांति हुई खिलजी वंश को आने के बाद, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना जो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतने रहने देते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय, वंदे मातरम।